आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नया लेसन केमिकल काइनेटिक्स एंड इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी सेकेंड बुक। इन केमिकल काइनेटिक्स क्या रहता है कि जैसे कोई नॉर्मल केस में कोई ऑब्जेक्ट अपनी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने पे क्या होगा, उसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा या उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए पर्टिकुलर स्पीड की जरूरत होगी। देन हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इतने टाइम पीरियड में इतने डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सिमिलर इन केस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स हम लोग डील करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन हमारी कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाएगी, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे। वी डील विद द काइनेटिक्स इन दिस केस। सो नॉर्मल के केस में क्या रहता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के केस में ये रहती है अपने पास स्पीड। वैसे ही हमारी रिएक्शन के केस में क्या रहेगा अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताएगी कि रिएक्शन किन किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है। रिएक्शंस में हम क्या करें कि रिएक्शन हमारी प्रोडक्ट को थोड़ा फास्टर बनाए, या रिएक्शन में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा बने। सो ये सारी कहानी हमारी कहाँ से आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन से। नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या रहेगा, आर। इसको हम डिनोट करेंगे आर से। एंड आर जो है वो हमारा क्या रहता है, बेसिक केस में फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन निकलेगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वी आर अज्यूमिंग दैट जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड। ठीक है। तो जब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए या पर्टिकुलर रिएक्शन अकर होने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए होगा, और उस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट की कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। तो उस केस में हम ये मानते हैं कि हमारा जितना रिएक्टेंट बनेगा या जितना प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज होगा या जितना प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, दैट विल गिव अस रेट ऑफ रिएक्शन। सो इफ वी से sorry, if we say that change in the concentration of reactant or product, we are considering that the time taken is 1 second. अगर हम ये बोलें कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज जो है वो हमारा 1 सेकेंड में हो रहा है, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज टेकिंग पर सेकेंड। सो वी कैन से अगर ये हमारा पर सेकेंड हुआ तो पर सेकेंड होते ही टाइम हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। और जब टाइम हमारा 1 सेकेंड हो जाएगा, सो वी कैन से rate of reaction is equal to the change in the concentration of reactant or product, right? अगर हम यहाँ पे टाइम को 1 सेकेंड मान लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी इक्वल टू हो जाएगी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने टाइम पीरियड में, अगर रिएक्शन को होने के लिए टाइम लगा है केवल 1 सेकेंड का। यानी 1 सेकेंड में किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा या उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन हमारी प्रोडक्ट गई है, ये 100 है और इस टाइम ये 0 है। उस टाइम के बाद ये हमारा कितना हो जाता है, 20 रह जाता है। 100 से 20 होने में इसको लगा है से कि केवल 1 सेकेंड। सो जब ये 100 से 20 हो रहा है कितने टाइम पीरियड में, 1 सेकेंड में, तो 100 से 20 अगर ये 1 सेकेंड में हो रहा है, सो वी कैन से कि चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना हुआ, 100 माइनस 20 दैट इज 80 एंड टाइम टेकन इज 1। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 80, राइट? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन 1 सेकेंड टाइम। तो 1 सेकेंड में जितना भी कंसंट्रेशन चेंज होगा वो उसका क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं भैया। नो सर। रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सिमिलर यहां से हम क्या ले सकते हैं, यानी डिटेल में इसको हम कैसे देखेंगे। दिस इज एन हाइपोथेटिकल रिएक्शन आर से पी, जहां पर हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है किसमें, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ हमारा प्रोडक्ट में। से टाइम इज इक्वल टू 0 मींस व्हेन द रिएक्शन डजंट स्टार्ट, या रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है,
इस टाइम में मान लेता हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, R1 है, और इस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी है, P1 है। यानी जब रिएक्शन की शुरुआत हुई है, रिएक्शन हुई नहीं है अभी, दैट्स ओनली स्टार्टेड। सो इस केस में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दैट वी हैव कंसीडर इज R1, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो इस टाइम पीरियड में हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आई है वो हमारी क्या होगी, P1। से कि अगर ये रिएक्शन हो रही है हमारी PCl3 and PCl5 will give you PCl3 plus Cl2। सो इनिशियली से हमने इसका 100 ले लिया, और जब हमने इनिशियली इसका 100 लिया तो उस टाइम हमारे पास PCl3 और Cl2 कितना है, 0। सो अगर हम 100 लेते हैं और इसका 0 है, इसलिए 0 है, दैट इट्स आवर R1 एंड इट्स आवर P1, राइट। और कुछ टाइम के बाद जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी, यानी रिएक्शन इज इन द प्रोसेस, कुछ टाइम लगेगा, रिएक्शन हो जाएगी, तो उस केस में रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। से द फाइनल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज P2 एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज R2। यानी जब रिएक्शन हमारी कुछ टाइम पीरियड हो चुका है, रिएक्शन को प्रोसेस में आए हुए, तो उस टाइम जो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो क्या रहेगी, हमारी P2 हो गई, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी इस केस में क्या हो गई, R2 हो गई। से फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर ये हमारी रिएक्शन हो रही है दैट यहाँ से यहाँ तक, और इस केस में हमारे पास PCl3 कितना हो गया, 20। अगर ये 20 हो गया तो ये कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब PCl3 अगर हमारा 20 हो गया तो ये क्या था, हमारा P1, और ये 20 हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा P2। सिमिलर जब ये 100 से 80 हुआ तो ये 100 क्या था, हमारा R1, और 80 क्या हो गया, हमारा R2, राइट। तो जब कोई भी रिएक्शन अपने पास हुई है जिसमें कुछ रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इनिशियली हमारा जो रिएक्टेंट था उसका जो इनिशियल अमाउंट लेंगे वो हम क्या हो जाएगा, R1, और उसका जो फाइनल अमाउंट लेंगे वो हम क्या हो जाएगा, R2। सिमिलर इज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेंगे वो अपना क्या रहेगा, P1, और उसके कुछ टाइम के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा P2। सो रिएक्टेंट जितना डिक्रीज होगा, अभी तक हम लोग ये मान के चलेंगे, दैट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल, बट अभी तक हम लोग ये मान के चलेंगे, ये कंसीडर करके चलेंगे दैट जितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा। सो अगर ये R1 और P1, यानी यहाँ पर अगर मैं मानूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो R1 से R2 हुआ और P1 से P2 हुआ, सो वी कैन से हियर change in concentration of reactant, it will be R2 minus R1। सो ये R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, डेल्टा R, बट ये डेल्टा R हमारा किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पे R2 माइनस R1, और जब हम R2 माइनस R1 करेंगे तो सिंस R2 की वैल्यू स्मॉल होगी एंड R1 की वैल्यू लार्ज होगी, तो जो वैल्यू मिलेगी अपने को वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी। से अगर ये 100 होता फिर 80 हो गया, तो 80 माइनस 100 अगर हम कर रहे हैं तो अपने को माइनस का 20 मिलेगा, राइट। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा अपना, माइनस का डेल्टा R। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम केस, ये क्या हो जाएगा अपना P2 माइनस P1, ये क्या हो जाएगा अपना डेल्टा P। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1 क्या होगा अपना डेल्टा R। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा अपना डेल्टा P। सो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से टाइम लगा है, यानी चेंज इन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T। तो अगर अपने पास कोई भी रिएक्शन है जहां इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास R1 था, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास R1 था और फाइनल कंसंट्रेशन R2 और प्रोडक्ट P1 से P2 हुआ, तो इस केस में जो प्रोडक्ट है वो हमारा P2 माइनस P1 और टाइम जो है वो डेल्टा T हो जाएगा। सो बेस्ड इन द फॉर्मूला दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका साइन कैसा था, माइनस का। एंड सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। फॉर एग्जांपल से, अच्छा यहाँ पे आप माइनस साइन लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आपने यहाँ साइन माइनस का लिया या प्लस लिया, यू हैव टू मेमोराइज दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस है, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन हमारा नेगेटिव आया तो आंसर अपने को किस में देना है,
पॉजिटिव देना है। सो अगर हम यहाँ माइनस साइन नहीं लगाएंगे, प्लस साइन भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर अगर अपना निगेटिव आ रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। एंड इन दैट केस आप यू हैव टू मेंशन दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर इज इन द पॉजिटिव फॉर्म। Say applying the same formula in a given reaction that R2P, R initially was 0.1 and after 10 seconds it was 0. या मैं ले लेता हूँ R initially was 100 and finally it is 20. In that case product is initially was 0 and final case it will be 80. The amount of reactant decrease in this case will be equal to the amount of product increase in the same case. तो जब हमारा रिएक्टेंट 100 से 20 होगा और प्रोडक्ट हमारा 0 से 80 होगा, एंड इस केस में टाइम हमारा इनिशियली 0 था एंड फाइनली वी आर हैविंग 20 सेकेंड। सो द सेम फॉर्मूला, R1 was 100, R2 was 20, so rate will be 100 minus 20 divided by 20. We will have 80 by 20, that is 4. ठीक है, अगर R हमारा 100 था, फाइनली 20 हुआ तो 100 माइनस 20 करेंगे, क्या मिल जाएगा 80 by 20. इन दैट केस रेट विल बी आवर 4 मोल पर लीटर. एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो रेट में प्रोडक्ट में क्या आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एंड प्रोडक्ट हमारा कितना है 0 से 80 हुआ तो 80 अपॉन 20 कितना मिलेगा अपने को 4. सो ऑब्वियसली जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इधर वी फाइंड द रिएक्टेंट concentration or we can calculate the rate in the terms of same in terms of product concentration as well. So rate of reaction is always equal to the change in the concentration of reactant divided by time, and also the rate of reaction is equal to the change in the concentration of product divided by time. Recall it one time. In a reaction where R2P is processed, the initial concentration of reactant is R1, the initial concentration of product is P1, the initial final concentration of reactant is R2, and the final concentration of product is P2. ठीक है, so initial concentration of reactant is R1, initial concentration of product is P1, final concentration of reactant is R2, and the final concentration of the product is P2. The time changes in this case is 0 to 2. So change in the concentration of reactant will be R2 minus R1. Change in the concentration of product will be P2 minus P1. So change in the concentration we will have delta R, and the change in the concentration of product we will have delta P. So time taken in this process is T2 minus T1. When we will have T2 minus T1, we will have delta T. So rate of reaction is again change in the concentration of reactant divided by time. So change in the concentration of reactant, that is delta R upon delta T, and similarly change in the concentration of product delta P upon delta T. For example, okay, for example in the same case when T is equal to 0 then R was 100, when T is equal to 20 the R was 20. The pressure in this case was 0 and the product is in this case was 80. So 100 say 20, that is 100 minus 20 by 20 change in concentration divided by time. We are having 80 upon 20, we will having 4. And change in the concentration of product divided by time, 80 by 20 we are having 4. So rate of reaction अगर हमारे पास सिंपली केवल इतना हो कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस XYZ टाइम पीरियड में इतना हुआ है, तब हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, उस केस में हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए कि हमारी रिएक्शन ये हो गई या रिएक्शन हमारी ये है, मतलब हमें रिएक्शन इस केस में कंसिडर नहीं करनी. अगर हमारे पास रिएक्शन में केवल क्वेश्चन में इतना बोलना है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस गिवन टाइम पीरियड. ठीक है, तो जो फॉर्मूला या जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. बट अगर कहीं रिएक्शन इंक्लूड कर दिया गया फिर इसको ऐसे करेंगे नहीं, फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे. ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो आप बताएंगे. इज इट टॉपिक क्लियर? यस. ठीक है, सो ये तब है जब हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम है. ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम ना हो, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपको जो रिएक्टेंट मिले वही आपको प्रोडक्ट मिले, उतना ही प्रोडक्ट मिले. सो रिएक्शन हमारी वेरी कर सकती है. एंड उससे पहले एक और चीज देखेंगे, जब हम यहाँ पे R2P ले रहे हैं, सो जब हम रेट ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T,
और जब हम P ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये जो रेट है हमारी, ये रेट कौन सी है आपकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज इन दिस केस जो हम लोग टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो टाइम इंटरवल हमारे पास बहुत बड़ा रहेगा। सपोज कि 9 AM हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये थी और 10 AM हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये थी, दैट इज टाइम जो है वो हमारा डिफरेंस जो हमने लिया है टाइम के लिए वो बहुत ज्यादा लिया है। अगर हमारे पास टाइम गैप बहुत ज्यादा है, दैट इज ड्यूरिंग, वी कैन से ड्यूरिंग लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। सो जो रेट हम लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पे ले रहे हैं उस रेट को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए दैट डेल्टा T टेंड्स टू बी 0 एंड इन दिस केस वी आर टेकिंग द माइनर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो हमारे पास टाइम गैप है वो बहुत स्मॉल है, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इट इज लाइक डेल्टा T टेंड्स टू बी 0, इट इज नॉट 0, इट इज ओनली टेंड्स टू बी 0। ठीक है, टेंड्स टू बी 0 एंड 0 में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। सो उस केस में जो R एवरेज है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, R इंस्टेंटेनियस, दैट इज डेल्टा T टेंड्स टू बी 0, और जो आपका R है ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल रेट डिवाइडेड बाय टाइम, डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो डिफरेंस क्या रहेगा एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट में। सपोज आपने 7 AM टू 7 PM स्टडी करनी है और इस टाइम पीरियड में आपने 4 चैप्टर फिनिश कर दिए। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका एवरेज। वी आर टेकिंग द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। तो जब अपने पास लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा लाइक फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, हमने एक बहुत बड़ा टाइम गैप लिया है, तो इस केस में जब हमारे पास टाइम गैप ज्यादा है तो हमने 7 AM टू 7 PM लिया। 7 AM टू 7 PM हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट। बट एट 12 PM हम लोग लंच कर रहे थे, तो 12 PM पे हम स्टडी नहीं कर रहे, तो 12 PM पे आप स्टडी नहीं कर रहे, इन दैट केस रेट ऑफ स्टडी एट 12 PM इज 0, बट ओवरऑल योर एवरेज इज नॉट 0, rate of study at 12 PM is 0, right? Because at 12 PM we are not studying, we have study from 7 AM to 7 PM, but at 12 PM हम स्टडी के प्रोसेस में नहीं थे। तो जो 12 PM पे आपका रेट है वो क्या है, रेट ऑफ स्टडी इज 0, बट ओवरऑल आपने स्टडी किया है, तो जो 12 PM हमने लिया वो क्या हो गया हमारा रेट इंस्टेंटेनियस, और जो हमने लॉन्ग इंटरवल लिया दैट 7 AM टू 7 PM वो क्या हो गया हमारा रेट एवरेज। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टेल्स अस द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, right? The average reaction, average is always measured during the large interval, so average rate of reaction tells us the rate of reaction during the large interval of time। but जो हमारा instantaneous rate रहेगा, instantaneous rate का क्या है, it tells us the rate of reaction during a or you can say that it tells us the rate of reaction at a given instance of time, that what we are doing just right now। ये क्या है हमारा instantaneous rate। ठीक है, so average rate during the large interval of time and instantaneous rate at very small gap of time or at a given instance। ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक से कोई इशू, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस रहेगा, ये क्या है, दोनों कैलकुलेशन दोनों का सेम है, बस फॉर्मूले में डिफरेंस है। ओके सर। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देखते हैं। दो ग्राफ लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास यहाँ टाइम इंटरवल है। सिंस यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया है तो रिएक्टेंट जो है वो हमारा टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो से एट दिस पॉइंट व्हेन द टाइम वाज t1 द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाज r1, स्क्वायर ब्रैकेट here is denoting the active mass, don't confuse with this। active mass means the molarity or the amount of reaction that is participating in the reaction। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्या है, r1 at time t1, whenever the reaction proceed the amount of reactant will go on decreasing, यानी r1 जो है वो हमारा डिक्रीज होते हुए चला आएगा, एंड किसी टाइम मैंने मान लिया कि ये कितना है हमारा r2,
सिंस ये डिक्रीज होगा। तो जिस टाइम पे ये R2 है, मैं मान लेता हूँ कि ये टाइम हमारा क्या हो गया, T2 हो गया। सो अगर मैं R1 और T2 को मिलाऊं तो लाइन जो है ना अपनी कर्व रहेगी। अगर ये कर्व लाइन लेते हैं दैट इज स्लोप ऑफ ए बी, इट गिव्स अस एवरेज रेट दैट इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज रेट का ग्राफ हमेशा कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल इन दिस केस। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा विद द टाइम और इस वजह से ग्राफ हमारा डाउनवर्ड साइड होगा यानी नेगेटिव होगा। अगर यहीं पर मैं किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या देगी, आर इंस्टेंटेनियस, और ये आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, सॉरी आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा अपना डी आर अपॉन डी टी। सो अगर हमने लॉन्ग इंटरवल लिया तो क्या मिला अपने को, एवरेज रेट। अगर हमने एट अ गिवन टाइम बात कर दी तो अपने को क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस रेट। आर यू गेटिंग दिस ग्राफ? Yes, sir. सॉरी, ठीक है। सिमिलर ग्राफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड टाइम। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा, सो इसका P1 हमारा डाउनवर्ड साइड रहेगा एट टाइम T1 एंड P2 जो है वो हमारा टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा एट अ टाइम T2। ठीक है, यहाँ का ग्राफ हमारा थोड़ा अपसाइड रहेगा, अगेन ये भी कर्व ही रहेगा, स्लोप स्ट्रेट स्लोप नहीं मिलेगा। सो जब मैं यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ ले रहा हूँ तो ये अपने को क्या मिल रहा है, आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, बट अगर यहाँ भी मैं किसी टाइम पीरियड पे कोई ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, कोई भी ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, प्लॉट किया है एट अ गिवन टाइम, तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस एंड इट विल बी इक्वल टू dp upon dt. Complete line will give you average rate and rate at a given time period will give you instantaneous rate. ठीक है, सिमिलर इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था, इंस्टेंटेनियस। सिमिलर इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा भाई, काइनेटिक्स के जो ग्राफ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल ये ग्राफ पूछते हैं तो कोई ना कोई ग्राफ आपके सामने आ ही जाएगा, तो ग्राफ को बहुत कायदे से समझिएगा, वो ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल पूछते हैं तो ये तो कहना मुश्किल, मतलब ये तो आप मानिए मत कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसी भी साल कुछ भी क्वेश्चन ग्राफ से आता जरूर है, हर साल आता है। ठीक है, ये दोनों ग्राफ क्लियर है मेरे अपने? सर प्रोडक्ट वाला ग्राफ एक बार बता दीजिए। देखिए, प्रोडक्ट में क्या है ना कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सो इनिशियली सी की प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे था एट अ गिवन टाइम दिस, और जब रिएक्शन हो रही होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रोडक्ट जो है ना वो हमारा इंक्रीज होगा, इसलिए P1 डाउनवर्ड साइड रहेगा एंड P2 अपवर्ड साइड रहेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ रिएक्टेंट। टाइम के साथ साथ एट टाइम T1 प्रोडक्ट क्या था हमारा P1, एट टाइम T2 प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा T2। तो इसका जो ग्राफ हमारे मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, दैट इज सिंपली बोले तो प्रोडक्ट और टाइम का जो ग्राफ है वो आपका ये है, इंक्रीज साइड, और जो रिएक्टेंट एंड टाइम का ग्राफ था वो हमारा क्या था, डाउनवर्ड साइड, यानी कि डिक्रीज डिनोट कर रहा था, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, इंक्रीज। तो जब टाइम के साथ साथ रिएक्शन हो रही होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, वहां पे इंक्रीज हो रही होगी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, अपसाइड। जितना भी कर्व एरिया है वो सब किसको डिनोट करेगा, एवरेज को। और जो अगर हमने एट अ गिवन टाइम टेंजेंट बना दिया या स्ट्रेट लाइन बना ली, वो किसको डिनोट करेगा, इंस्टेंटेनियस को। नाउ एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो, क्योंकि इनके क्वेश्चन सबके एक साथ आएंगे इसलिए सारे टॉपिक को एक साथ क्लियर करना कंपलसरी। हाइपोथेटिकल रिएक्शंस मींस जहां पर रिएक्टेंट कुछ भी है, प्रोडक्ट कुछ भी है और इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपस में मैच नहीं कर रहे, जैसे N2 + 3S2 = 2NS3। अगर किसी भी रिएक्टेंट में रिएक्शन में रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपस में मैच नहीं करते हैं,
तो ऐसे केसेस में कभी भी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा। लाइक अगर हमारा N2 यहाँ 10 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो अमोनिया हमारा यहाँ 10 टाइम इंक्रीज हो जाए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। एक्चुअल में इस केस में क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन के 10 मोल डिक्रीज हुए हैं तो अमोनिया के यहाँ 20 मोल फॉर्म होंगे। रिकॉल फ्रॉम क्लास 11, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है। तो अगर इसका 1 मोल डिक्रीज होता है तो इसका 2 मोल फॉर्म होता है। तो अगर मैंने इसके 10 मोल डिक्रीज किए तो इसके 20 मोल फॉर्म होंगे। अगर मैंने इसके 3 मोल रिड्यूस किए, इसके मैंने 6 मोल लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 6। ठीक है, तो इस चक्कर में पढ़ना नहीं फिलहाल, बस इतना याद रखिए कि अगर रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो जितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा इंडिविजुअली उतना प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बहुत कायदे से फॉर्मूला समझ लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम ही होता है। सो अगर मैं एक और रिएक्टेंट मानूं तो डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज चेंज इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम विद द साइन नेगेटिव। जितना ए डिक्रीज होगा उतना ही बी डिक्रीज होगा, दैट इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम। उतना ही इस केस में सी इंक्रीज होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और उतना ही इस केस में हमारा डी इंक्रीज होगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। Decrease in the concentration of reactant divided by time, decrease in the concentration of reactant divided by time, increase in the concentration of product divided by time, increase in the concentration of product divided by time। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब सिंस इनके सबके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अलग अलग है तो ये सब एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से इन सबको हम डिवाइड कर देते हैं, एम एन पी क्यू। ठीक है, तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है तो हम इतना फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है तो आर को हम बी की टर्म्स में ले आएंगे। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सी गिवन है तो हम आर को सी के फॉर्म में ले आएंगे। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ डी गिवन है तो हम आर को डी की फॉर्म में ले आएंगे। सिमिलरली इन द केस, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन है सबसे पहले, मतलब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी मिले, सबसे पहले क्या करिए, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन के बाद अपने फॉर्मूले को लिखिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, डेल्टा ए अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन एन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन पी डेल्टा टी एंड डेल्टा डी अपॉन क्यू डेल्टा टी। यहाँ एम एन पी क्यू हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। से N2 प्लस CH2 इक्वल टू 2NH3 मिल रहा है, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। N2 के पास हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 रहेगा। S2 के पास हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है तो हम यहाँ पे क्या ले आएंगे 3। NH3 के पास हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है तो हम यहाँ पे क्या ले आएंगे 2। अगर हमारे पास रिएक्शन N2 प्लस CH2 इक्वल टू 2NH3 है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा S2 अपॉन 3 डेल्टा टी इक्वल टू अमोनिया अपॉन 2 डेल्टा टी। नाउ से इस क्वेश्चन में हमें दिया है change in concentration of hydrogen is 0.2 mole to 0.1 mole in 10 second। ठीक है, the change in the concentration of hydrogen is 0.2 mole to 0.1 mole in 10 second। then what is the rate of reaction? तो हम क्या करेंगे, R और S2 वाला रिलेशन यूटिलाइज करेंगे। R इक्वल टू क्या दिया, डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा T, क्या लिखेंगे, डेल्टा S2 अपॉन 3 डेल्टा T। दिस विल बी आवर फॉर्मूला फॉर इन दिस केस। चेंज इन कंसंट्रेशन 0.2 माइनस 0.1, डेल्टा T इज 10 और ये वाला 3 इंटू में आ जाएगा। सो अपने को क्या मिलेगा, 0.1 अपॉन 3 इंटू 10, सो वी विल हैव 0.033 इंटू 10 पावर माइनस 1। समझ में आई ये कहानी, कैसे यूटिलाइज करने हमें ये वाले फॉर्मूले। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार लास्ट स्टेप बता दीजिए।
लास्ट वाले स्टेप में क्या है, यहां से यहां तक क्लियर हो ना, अगर ये रिएक्शन दी है तो ये वाला फॉर्मूला स्टेप हम कैसे लिखेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। Yes, sir. No issue. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 0.02 से 0.1 मोल कंसंट्रेशन चेंज हुई है हाइड्रोजन की। सो जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो किसका लेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो हमें ये वाला तो लिखना है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, वी नो दैट कि हमें ये वाला से रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ये हम डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे पहले अपनी तरफ से। नाउ यहाँ हाइड्रोजन की बात की गई, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाली रेट, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। ठीक है, डेल्टा S2 अपॉन 3 डेल्टा टी। नाउ S2 का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, S2 हुआ 0.2 से 0.1, कितनी देर में हुआ, 10 सेकेंड में हुआ। ये वाला 3 इसके साथ रहेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस वाले 3 को इंक्लूड नहीं करते, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, बट अगर हमारे पास रिएक्शन है तो ये 3 इसके साथ इंक्लूड होगा, बिकॉज ये यहाँ पे था। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस 3 आंसर मिलेगा आपको 0.03 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ तक कोई समस्या भी बताएं। No, sir. ठीक है, इसी क्वेश्चन में साथ में आपके इंक्लूड किया जा सकता है, लाइक हमने रेट ले लिया साथ में ये आ सकता है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तब तो ये लिखना है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, राइट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, राइट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर रेट के अलावा कोई और वर्ड यूज हुआ है, लाइक रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, आपसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, आपसे पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या, XYZ कुछ भी पूछा गया, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो आपको यूटिलाइज नहीं करना है। इन द सेम केस, अगर मैं इसी क्वेश्चन में, आपने पहली बार क्या लिया था, रेट ऑफ हाइड्रोजन, इसी केस में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, नाउ आई एम आस्किंग द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। फर्स्ट टाइम आई आस्क द रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को यूज नहीं करना है। कौन सा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यूज नहीं करना है, जो आपके फॉर्मूले में अपॉन वाला है। कभी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा कुछ भी पूछा जाए तो हम इसके अपॉन में जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। नाउ द सेम क्वेश्चन, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा होता तो हम यहाँ क्या लिखते, डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी। ये वाला 3 हम इस क्वेश्चन में लेके नहीं आते, तो अपने को क्या मिलता है, 0.01 अपॉन 10, so we will have 0.001। so rate of reaction and rate of disappearance में एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपके क्वेश्चन को गलत करा देते हैं, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया, जैसे फॉर्मूला लिखे हो वैसे ही छाप दो। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा कुछ भी पूछा गया, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यूज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? मैं इसको एक तीसरे एग्जांपल में और इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, इन द सेम क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड, सेम क्वेश्चन, अभी सारी कहानी वही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, सेम द थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं लिंक करके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया अपने आप पास कहाँ है, यहाँ पे है। रेट के साथ इसका रिलेशन क्या है, NH3 अपॉन 2 डेल्टा टी। हमसे रेट तो पूछा नहीं गया, हमसे क्या पूछा गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लगाएंगे तो हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को यहाँ यूज नहीं करना है। सो इस केस में ये क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 2R। और R हम लोग कितना निकाले थे, 0.03 इंटू 10⁻⁻1। सो अपने को क्या मिल जाएगा, 0.06 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सिंस हमने रेट से लिया है इसलिए इसके साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन को R से ले रहे होते, ठीक है, ऐसे द सेम क्वेश्चन, अगर हम इसको R से ले रहे होते तो डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हम क्या करते, 3R करते, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो हम दूसरी तरफ ले जाते। और जब हम इसको 3R करते तो हमारे पास जो कहानी होती वो क्या होती, जो R आता
उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट हमारे पास डायरेक्टली क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, इसलिए हमें ये वाली कहानी यूटिलाइज नहीं करनी है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक गिवन रिएक्शन से अगर हमें निकालना हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें एक गिवन रिएक्शन से निकालना हो जिसमें किसी एक के बीच चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो, और रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। इनका क्वेश्चन आपसे मान के चलिए 99% पूछ ही लिया जाता है कुछ ना कुछ। एनी डाउट विद दिस टॉपिक्स? नो सर। ठीक है, इनके रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, और इनसे रिलेटेड आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसमें जो टॉपिक 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होने हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, और जो आंसर आपका मैच ना करे या जहां आपको इशू है वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आपकी क्लास सेम टाइम पे रहेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।